हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दिव्या। आज के इस वीडियो में हम क्विक रिवाइज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स के बारे में, ऑल आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक। ऑलराइट। प्रियम्बल, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है प्रियम्बल की, जिसे हम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रियम्बल है, ये क्या कह सकते हैं, एक ब्रीफ कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्या मोटिव्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उन सभी को इसमें डिस्क्राइब किया गया है ब्रीफली। ठीक है, तो प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड टू प्रमोट अमंग दैम ऑल, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, एंड फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में आज डेट 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि ब्रीफली कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मोटिव है, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसका मोटिव रहा है उसको बनाने के पीछे। ठीक है, और क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में प्रियम्बल हमें बताता है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में, जिसमें आर्टिकल फर्स्ट है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है, एंड आर्टिकल सेकेंड है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट लॉ द्वारा ऐसे कंडीशंस पर जो कि वो अपने अकॉर्डिंग सही समझे यूनियन में नए स्टेट्स का एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट कर सकेगी। थर्ड आर्टिकल है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज ऑफ नेम और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। किसी भी स्टेट में जो उसके टेरिटरी है अलग करके या दो से अधिक स्टेट्स मिलाकर या फिर टेरिटरी में किसी भी स्टेट के पार्ट के साथ मिलकर नए स्टेट का निर्माण कर सकती है, जो कि किसी स्टेट को या तो इंक्रीज कर सकेगी या डिमिनिश कर सकेगी, या जो स्टेट की जो बाउंड्रीज है उसमें चेंजेस कर सकती है, या किसी स्टेट के नेम के अंदर चेंजेस कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 4 है हमारा लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2nd and 3rd टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ 1st and 4th शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 4, आर्टिकल 2nd and 3rd में किसी भी लॉ के अंदर 1st शेड्यूल एंड 4th शेड्यूल जो भी अमेंडमेंट्स होंगे, ऐसे प्रोविजन होंगे जो कि उस लॉ के प्रोविजन्स को इफेक्ट करने के लिए ज़रूरी हो, और सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल जो मैटर्स हैं उनके बारे में भी उसके अकॉर्डिंग प्रोविजंस होंगे जो कि अपने अकॉर्डिंग पार्लियामेंट सही समझे। ओके, तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड, जो बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, भारत की नागरिकता के बारे में, कि भारत का नागरिक कौन होगा, सिटीजन कौन होगा। तो कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में ही सिटीजनशिप की बात की गई आर्टिकल 5 के अंदर, कि भारत का नागरिक कौन होगा। आफ्टर 26 नवंबर 1949 के बाद में कौन कौन भारत के नागरिक कहे जाएंगे, इसके बारे में बात की गई आर्टिकल 5 के अंदर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, जो राइट्स हैं सिटीजनशिप के उनको कंट्रोल करने के लिए लॉ बना सकती है। ठीक है, उसको पावर दी गई है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग के अंदर ही सिटीजनशिप की बात की गई है कि कौन होगा भारत का नागरिक। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिया में जन्म लेता है, ठीक है, हु वॉज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वो भारत का नागरिक होगा, या फिर उसके पेरेंट्स ने इंडिया की टेरिटरी के अंदर जन्म लिया हो, या फिर जो उसके पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक ने इंडिया में जन्म लिया हो, और यदि कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के अप्लाई होने से पहले ही
5 ईयर्स तक इंडिया में रहा हो तो वो भी इंडिया का सिटीज़न कहलाएगा, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये उन लोगों की बात करता है जो कि पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए हैं। वो लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए हों वो इंडिया के सिटीजन्स होंगे, और वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद में इंडिया में आए हैं उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 7 जो बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। उन लोगों के बारे में जिन्होंने कि इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किया है। 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं होंगे। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया वापस आ गए तो वो लोग इंडिया के सिटीजन्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 8 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। वो लोग जो कि इंडिया में जिनका जन्म हुआ है, ठीक है, परंतु वो कहाँ रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं। तो ऐसे लोग जो जिनका जन्म इंडिया में हुआ है फॉरेन में रहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के अंडर वो इंडिया के सिटीजन्स थे और वो इंडिया के सिटीजन्स होंगे। आर्टिकल 9 क्या कहता है पर्सन्स वॉल्यूटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। मतलब जो फॉरेन स्टेट की सिटीजन्स लेने के बाद में इंडिया जो फॉरेन स्टेट के जो सिटीजनशिप ले लेते हैं उनके बाद में वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं ले पाएंगे, वो इंडिया की सिटीजन्स नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्टेट की दूसरे देश की जो सिटीजनशिप है वो अगर ले लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो वो इंडिया की सिटीजनशिप स्वतः ही उसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 10 जो कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति जो कि पहले के जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग इंडिया के सिटीजन्स है या किसी भी लॉ के प्रोविजंस के अंडर होंगे तो वो पार्लियामेंट द्वारा तैयार किए जा सकते हैं ऐसे नागरिक बने रहने के लिए, कंटिन्यूएंस के लिए, ठीक है। आर्टिकल 11 है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है, सिटीजनशिप से रिलेटेड उनको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। जो सिटीजनशिप है उसके सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का राइट केवल पार्लियामेंट के पास में है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 जो बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, भारत की नागरिकता के बारे में, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। ऑलराइट। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए, जिसमें थे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इसमें से जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स में से 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर, एंड एज अ लीगल राइट इंट्रोड्यूस कराया गया आर्टिकल 308 के अंदर, ओके। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो हमें प्रोवाइड करवाया गया अगर उनका वायलेशन होता है, ठीक है, अगर वो इन्फ्रेंच किए जाते हैं किसी के द्वारा, तो जो एग्रीव पर्सन है वो स्टेट के अगेंस्ट क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। अब स्यू करने के लिए पहले जानना चाहिए कि स्टेट है क्या, व्हाट इज स्टेट। तो आर्टिकल 12 के अंदर डिफाइन किया गया है स्टेट को कि स्टेट क्या है। वो ऑलरेडी मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। आर्टिकल 13 बात करता है लॉ इनकन्सिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बिफोर कमिटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट से पहले भी काफ़ी सारे इंडिया में लॉज अवेलेबल थे, ठीक है, काफ़ी सारे लॉ बने हुए थे। अगर वो उन लॉज के साथ में फंडामेंटल राइट्स क्या है, इनकन्सिस्टेंट है, तो वो जो लॉज होंगे वो वाइड कर दिए जाएंगे। ये है आर्टिकल 13। अब बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट टू इक्वालिटी के बारे में। आर्टिकल 14 जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए समानता के बारे में। लॉ के सामने सभी व्यक्ति समान है। ये जो शब्द है विधि के समक्ष समता, समानता, ये कहाँ से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, जिसका मीन है कि लॉ के अंदर सभी व्यक्ति समान है, लॉ के सामने सभी व्यक्ति समान है, चाहे उसकी सोशल कंडीशन कुछ भी हो, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 14। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 बात करता है धर्म, मूलवंश, कास्ट, लिंग या जो बर्थ प्लेस है उसके जो उसके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रोकने के बारे में, ठीक है, प्रोहिबिशन के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ की इक्वालिटी के बारे में कि सभी के लिए समान होनी चाहिए इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में।
अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। पार्लियामेंट ने इस पावर का यूज़ करते हुए जो अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 बनाया। नेक्स्ट है आर्टिकल 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सामंतवादी जो व्यवस्था थी, सिस्टम था, उसको एंड करने के लिए बनाया गया था, आर्टिकल 18, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि हमें फ्रीडम देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ठीक है। वाक एंड स्वतंत्रता, वाक की और बोलने की और अपने एक्सप्रेशंस रखने की, ठीक है। अगर इमरजेंसी होती है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो जो आर्टिकल 19 है ये सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 बात करता है जो भी ऑफेंसेस हैं उनके लिए दोहरे दंड से प्रोटेक्शन के बारे में। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को एक बार किसी कन्विक्शन के लिए ऑफेंस के लिए दंड दिया जा चुका है, तो सेकंड टाइम उसको वापस उसी अपराध के लिए दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 बात करता है जो दैहिक स्वतंत्रता है और जो प्राण की स्वतंत्रता है उसके संरक्षण के बारे में, ठीक है, प्रोटेक्शन के बारे में। आर्टिकल 20 एंड 21 क्या है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी इसे सस्पेंड नहीं किया जाता, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A, ठीक है, जो बात करता है राइट टू एजुकेशन की। आर्टिकल 22 जो बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस के अंदर, कुछ कंडीशंस के अंदर जो अरेस्ट है और उसके डिटेंशन के बारे में, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर के बारे में। जो भी मानव अंग है या उनके आगे जो भी मानव अंगों के साथ में वो व्यापार किया जा रहा है और जो भी लेबर बच्चों के साथ में जो लेबर करवाया जा रहा है उसके प्रोहिबिशन के बारे में बात की गई है इसके अंदर। आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। आर्टिकल 24 में जो फैक्ट्रीज़ के अंदर जो बच्चे हैं वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो शोषण हो रहा है उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 24 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि रिलीजन की फ्रीडम की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इंडिया को सेक्युलर स्टेट के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को भी सेक्युलर डिक्लेयर किया है, मतलब स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं होगा, वो सभी जो स्टेट के रिलीजन्स हैं उन सबको एक मानेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। सभी व्यक्तियों को अपने अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को अपनाने की, धार्मिक कंडक्ट की और प्रचार करने का राइट दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग जो रिलीजियस अफेयर्स है, धार्मिक कार्य हैं, उनको मैनेज की फ्रीडम दी गई है। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ये अधिकार है, राइट है कि वो अपने जो धार्मिक मोटिव्स हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो स्टेट फंड है उससे पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार के जो रिलीजियस एजुकेशन है वो देने के पर प्रोहिबिशन है, ठीक है, वो नहीं दी जा सकती है। तो आर्टिकल 28 बात करता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल। लास्ट हमारा 27 रह गया है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की उन्नति के लिए सिटीजन्स को आप टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा 27 आर्टिकल। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में, जिसमें नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 29 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के बारे में। इंडिया में रहने वाले नागरिक सिटीजन्स जो हैं उनको अपने स्पेशल लैंग्वेज या कल्चर है उनको अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। केवल ये सिटीजन्स को प्राप्त है, ठीक है, जो कि उनके हितों को प्रोटेक्शन भी देता है और उनकी रक्षा भी करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30 जो बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके कम्युनिटी के लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 31 रिपील कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग्स ऑफ सर्टेन लॉज।
तो बात करते हैं सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। आर्टिकल 31A बात करता है जो एस्टेट्स हैं उनको एक्वायर करने के लिए प्रोविजंस वाली सेविंग्स ऑफ लॉ के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 31B जो बात करता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, कुछ रेगुलेशंस एंड एक्ट्स के वैलिडेशन के बारे में। आर्टिकल 31C सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट करने वाले कुछ लॉज के बारे में, सेविंग्स ऑफ लॉस के बारे में। ठीक है, अब आर्टिकल 31D रिपील कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशंस को जब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो अगर उनका इन्फ्रेंच होता है, ठीक है, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करवाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो बात करते हैं उन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को ये राइट देता है कि वो कोर्ट में जो सिटीजन्स हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रेंच होते हैं तो इस कंडीशन के अंदर वो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरारे, प्रोहिबिशन ऐसी रिट्स को जारी करके जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, आर्टिकल 32A रिपील कर दिया गया है एंड आर्टिकल 33 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। आर्टिकल 33 बात करता है इस पार्ट में जो गिवन राइट्स है फोर्सेस आदि को अप्लाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए पार्लियामेंट की पावर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 34 है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन्फोर्स इन एरिया। जब किसी भी क्षेत्र के अंदर मार्शल लॉ लगाया गया है तब उनके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट उसके बारे में बात की गई। ठीक है, आर्टिकल 35 बात करता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट के प्रोविजंस को इफेक्टिव बनाने के लिए लेजिस्लेशन की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बात करता है DPSP की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी जो इंस्पिरेशन है वो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है। ठीक है, सप्रू कमेटी ने दो कैटेगरी सजेस्ट की, जो एक थी वो थी जस्टिसेबल एंड सेकंड थी नॉन जस्टिसेबल। फर्स्ट बीइंग जस्टिसेबल जो थी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, दे आर एनफोर्सेबल, बट जो नॉन जस्टिसेबल है वो क्या है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। मतलब इन्हें कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जाता क्योंकि इनको लीगल पावर्स नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो स्टेट के DPSP है, ठीक है, उनको उनके प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 36 बात करता है डेफिनेशन की, आर्टिकल 37 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 38 से। स्टेट ऑफ टू सिक्योर आर्टिकल 38 एंड 39 स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। क्या बात करता है ये, मेन मोटिव क्या है इसका, वेलफेयर ऑफ पीपल DPSP का। ठीक है, तो ये बात करता है वेलफेयर ऑफ पीपल की, जो भी समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, उनके बढ़ावे के लिए, उनको इंक्रीज़ करने के लिए जब सिटीजन्स को सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय दिया जाएगा, जस्टिस दी जाएगी। ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कुछ जो पॉलिसीज़ है वो फॉलो की जाएंगी बाय द स्टेट। 31 बात करता है इक्वल जस्टिस एंड लीगल फ्री एड की, सभी को समान न्याय, इक्वल जस्टिस और निःशुल्क लीगल एड प्रदान की जाएगी, विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ताकि कोई भी गरीब अमीर इनमें कोई भी किसी को असमानता नहीं हो, सभी को इक्वल जस्टिस मिले। आर्टिकल 40 बात करता है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में। 41 बात करता है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस के अंदर एजुकेशन, वर्क एंड जो भी पब्लिक असिस्टेंट है उसकी हेल्प के बारे में। आर्टिकल 42 बात करता है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। आर्टिकल 42 बात करता है उन प्रोविजंस की कि जहाँ पर जो ह्यूमन है वो काम कर रहे हैं वो कंडीशंस उनके काम करने लायक है या नहीं है, जिन कंडीशन में वो काम कर रहे हैं, एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 43 जो बात करता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स के बारे में, जो व्यक्तियों को लिविंग वेजेस दिए जा रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग है या नहीं है, वर्कर्स के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 43A बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन की वर्कर्स की, ताकि उनको इंस्पिरेशन मिल सके। ठीक है, जो लेबर वर्कर्स होते हैं उनको इंस्पिरेशन मिल सके। ठीक है, तो उनके पार्टिसिपेशन की, तो अलग अलग तरीके से उनका पार्टिसिपेट किया जाए उनको मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से उनको एक
इंस्पिरेशन मिलती है काम करने की। आर्टिकल 43 भी बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, सभी सिटीजन्स के लिए एक समान सिविल कोड होगा, ठीक है। आर्टिकल 46 है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, सॉरी आर्टिकल 45 है प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस। जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की, जो उनकी कंपल्सरी एजुकेशन है वो उनको प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। उनके प्रमोशन के लिए, उनके प्रोविजन के लिए जो सरकार है वो काम करे, ठीक है। प्रमोशन ऑफ, नेक्स्ट है आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। जो वीकर सेक्शन है उनकी बात की गई है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी उनके हित हैं उनके बारे में बात की गई आर्टिकल 46 के अंदर। नेक्स्ट है 47 ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो जो स्टेट की ड्यूटी है कि वो क्या करे, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए, इम्प्रूव करे पब्लिक हेल्थ को, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल। आर्टिकल 48 जो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री के बारे में। स्टेट को चाहिए कि वो ऑर्गेनाइज करे एग्रीकल्चर को एंड एनिमल हस्बेंड्री को, जो नई तरह की नस्ल है, ब्रीड है, उनको वो क्या करे, इम्प्रूव करे एंड प्रोहिबिट करे स्लॉटर्स ऑफ काउज एंड काउस को, ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A जो बात करता है प्रोटेक्शन की एंड इम्प्रूवमेंट की एनवायरनमेंट के अंदर एंड सेफ गार्ड करने के बारे में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। आर्टिकल 49 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एंड जो मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस हैं, ठीक है, जो ऐतिहासिक प्लेसेस हैं उनको क्या करे, प्रोटेक्ट करे स्टेट, ठीक है, नए स्टेप्स ले ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 50 जो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करता है इन द पब्लिक सर्वेंट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 जो बात करते हैं प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोशन की इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में मेंटेन करे ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। आर्टिकल फिर नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4A जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं जहाँ अधिकार है वहाँ ड्यूटी भी होती ही है, ठीक है, जहाँ राइट्स हैं वहाँ ड्यूटीज़ भी हैं। तो सिटीजन्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स के साथ में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी प्रदान की है, ठीक है, और सिटीज़न जो है वो मॉरली ऑब्लिगेटेड है उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, लाइक DPS भी, ठीक है। 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है, लाइक आपको नेशनल फ्लैग जो है उसका सम्मान करना चाहिए, नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए एंड जो हमारे राष्ट्रीय एकता है, यूनिटी है, उसको बनाए रखना चाहिए, ठीक है, राष्ट्र की एकता के लिए काम करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 51A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई हैं, ठीक है। तो पार्ट 4A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ओके। टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, चेरिश फॉलो द नोबल आइडियाज़ एंड इंस्पायर्ड आवर नेशंस स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड द कंट्री को डिफेंड करना है एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ब्रदरहुड को बनाए रखना है, प्रमोट करना है हार्मोनी को, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the national environment including forests, lakes, rivers, wildlife, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiries etc. ये 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दी गई हैं, ओके। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्विक रिविजन में सारे सेक्शंस एंड पार्ट्स के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट sections and parts के बारे में, okay. If you have any queries, please comment down below and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching everyone. Please like, share and subscribe my channel.